हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी साहित्य। यदि आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि यूपी टैट हुआ, ठीक है, सी टैट हुआ, एच टैट हुआ, या फिर आपका डी ट्रिपल एस बी के वी एस, कोई भी टीचिंग एग्जाम आप देना चाहते हैं, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कैसे उसका काल विभाजन हुआ, कौन से मतलब काल को किस किस ईयर में हुआ और कौन से काल को किस नाम से जाना जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। आई होप कि मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगी, बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको पढ़ाऊंगी और आपको हर वो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है राज स्टडी पॉइंट। ठीक है, इस पर मैं साइकोलॉजी मतलब सीडीपी भी पढ़ा रही हूँ और आपको मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। और सी टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ईवीएस पढ़ाकर सारे चैप्टर कंप्लीट कराकर अपलोड कर दिए हैं। चलिए अब बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी का उद्भव, अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य में आपको पढ़ा रही हूँ, आज मैं आपको बताऊंगी हिंदी का उद्भव और विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए, हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, तो देखिए, हिंदी का जो वास्तविक आरंभ है वो 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी की जननी किसको माना जाता है? संस्कृत को माना जाता है। हिंदी की अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की जननी किसको माना जाता है, तो आपका आंसर होगा कि हिंदी की जननी संस्कृत को माना जाता है। देखिए, हिंदी का विकास क्रम, मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी का विकास क्रम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप यूपी टैट देना चाहते हैं, जैसे कि अभी यूपी टैट होने वाला है, जनवरी में हो या जनवरी के एंड में कभी भी यूपी टैट होगा, तो उसमें उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। साहित्य से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ आपको बता ही रही हूँ हिंदी का विकास क्रम क्या होता है। संस्कृत, सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। ये हिंदी का एक विकास का क्रम है कि हिंदी का विकास क्रम ऐसे होता है, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश तक। ये हिंदी का क्या है, आपका विकास क्रम। आपको ये चारों पॉइंट याद रखने हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। देखिए, हिंदी हिंदी संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्या मैंने आपको क्या बोला कि देखिए, हिंदी, संस्कृत, मराठी एंड नेपाली, ये जो चार भाषाएं, आदि भाषाएं जो हैं, ये हिंदी हो, संस्कृत, मराठी एंड नेपाली आदि भाषाएं कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? तो आपके माइंड में होना चाहिए कि ये लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में। आपको पता है कि हिंदी कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो आपका आंसर होगा देवनागरी लिपि में। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी, ये चारों किस में लिखी गई हैं? ये लिखी गई हैं हमारे देवनागरी लिपि में। चलिए देखिए, ब्राह्मी लिपि से हुआ, जो देवनागरी लिपि है उसका जो विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है देवनागरी लिपि का विकास। तो चलिए अब आगे की ओर देखिए, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग, जो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग है वो कौन करते हैं? वैदिक आर्यों ने शुरू किया। किसने शुरू किया था? ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग किया था वो वैदिक आर्यों ने शुरू किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको क्या बताया कि हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली कौन सी, ये चार भाषाएं और कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये आपको क्लियर? लेकिन देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो कौन सी लिपि से हुआ है? तो आपका आंसर होगा ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने किया था? वैदिक आर्यों ने किया था। वैदिक आर्यों ने ब्राह्मी लिपि का विकास शुरू किया था। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताती हूँ हिंदी साहित्य का काल विभाजन। क्या बताऊंगी मैं आपको? मैं बताऊंगी आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन। देखिए, हिंदी साहित्य, अभी तक मैंने आपको हिंदी की कुछ बातें बताई कि इसका आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। और हिंदी की जननी किसको माना जाता है? हिंदी का मतलब जन्म कहाँ से हुआ? तो संस्कृत भाषा से हुआ है। और इसका मैंने आपको क्रम बताया, जैसे कि संस्कृत, संस्कृत से फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, या अपभ्रंश, आपको याद रखना है। ये चारों इस तरीके से पूछता है, बताइए हिंदी विकास का क्रम कैसे है? तो आपके चारों ही पॉइंट माइंड में होने चाहिए। और मैंने आपको क्या बताया कि हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली आदि भाषाएं जो हैं वो किससे लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो देवनागरी लिपि है इसका जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग कौन करते थे? तो मैंने आपको बताया कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हिंदी साहित्य का काल विभाजन, कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन मतलब हिंदी साहित्य का विभाजन कैसे हुआ। चलिए देखें, आदिकाल, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आदिकाल।
तो देखिए आदिकाल हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन है वो 4 कालों में इसको बांटा गया है। 4 काल मतलब समय, काल किसको कहते हैं, समय को कहते हैं। तो देखिए हिंदी साहित्य का काल विभाजन इसको 4 कालों में बांटा गया। कौन कौन से वो 4 काल है, एक तो आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन 4 कालों में से बांटा गया है। देखिए आदिकाल, भक्ति काल, भक्ति काल को आप पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, भक्ति काल को आप क्या कहते हैं, पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। और तीसरा आपका हो जाएगा रीतिकाल और फिर हो जाएगा आपका आधुनिक काल। आई होप कि आपको चारों ही काल समझ में आए होंगे। देखिए आदिकाल, आदिकाल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 से 1350। भक्ति काल पूर्व, इसे पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, तो इसका है 1350 से 1650। और फिर आएगा आपका रीतिकाल 1650 से 1850। और फिर आधुनिक काल हो जाएगा 1850 से अब तक। मतलब ये जो टाइम चल रहा है ये हिंदी का आधुनिक काल में आता है। मैं आपको बताती हूँ आदिकाल के बारे में। चलिए देखिए आदिकाल, आदिकाल को हम क्या कहते हैं, वीर गाथा काल भी कहते हैं। हिंदी में आदिकाल को क्या कहा जाता है, वीर गाथा काल भी आप कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है, आदिकाल को वीर गाथा काल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। देखें हिंदी साहित्य के कालों का नामकरण का श्रेय, जो हिंदी साहित्य की जो काल विभाजन के हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इसके नामकरण का श्रेय किसको जाता है, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। हिंदी साहित्य के कालों के नामकरण का श्रेय किसको जाता है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। ठीक है, देखिए आदिकाल को चरण काल, आदि, अब देखिए आदिकाल का भी नाम विभाजन हुआ, आदिकाल का भी नाम विभाजन हुआ है। आदिकाल को चरण काल किसने कहा, ग्रियर्सन ने कहा। आइए मैंने आपको क्या बताया कि मतलब आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, और इसके जो नामकरण क्या है, हिंदी साहित्य के काल का नामकरण का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। अब देखिए मैं आपको ऐसे बताती हूँ आगे के पॉइंट कि आगे किसमें कैसे किसने क्या कहा। देखिए आदिकाल को चरण काल किसने कहा, ग्रियर्सन ने कहा। अगर आपसे पूछा जाए कि आदिकाल को चरण काल किसने कहा, तो आपका आंसर होगा ग्रियर्सन ने कहा। ठीक है, ग्रियर्सन ने कहा। अब आपको पूछा जाए कि आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं कि बताइए आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा, तो आपका आंसर होगा मिश्र बंधु ने कहा। आदिकाल को बीजप्पन काल किसने कहा, बीजप्पन काल का महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को बीजप्पन काल किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इसी तरीके से आदिकाल को आदिकाल या वीरगाथा काल किसने कहा, आदिकाल को आदिकाल वीरगाथा काल जो कहा है वो किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। देखिए मैंने आपको चारों ही पॉइंट बताए आदिकाल के। आदिकाल में क्या था कि आदिकाल को मतलब 4 चरणों में बांटा। आदिकाल को भी चरण वाइज मतलब ऐसे बांटा कि जैसे कि चरण काल, प्रारंभिक काल, विजयपन काल, आदिकाल। ये आदिकाल जो है, आदिकाल वीरगाथा काल मतलब इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि इसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है। तो इसका मतलब किसने इसको चरण काल कहा, तो ग्रियर्सन ने कहा। किसने इसको प्रारंभिक काल कहा, तो मिश्र बंधु ने कहा। और अगर आपसे पूछा जाए कि आदिकाल को बीजप्पन काल किसने कहा, तो आपका आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इसी तरीके से आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आई होप कि आपको ये यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ। देखिए इस काल में 2 भाषाएं प्रमुख थी, 2 भाषाएं इस काल में 2 भाषाएं प्रमुख थी। कौन सी, आदिकाल में कौन सी 2 भाषाएं प्रमुख थी, तो आपका आंसर होगा डिंगल व पिंगल। कौन सी, डिंगल व पिंगल। तो आपको समझ में आया, इस काल में आदिकाल में मतलब आदिकाल में 2 भाषाएं प्रमुख थी। कौन कौन सी थी, डिंगल व पिंगल। इसी तरीके से देखिए आल्हा छंद, आल्हा छंद बहुत प्रचलन में था। क्या, आदिकाल में आल्हा छंद, अगर आपसे पूछ रहा है आदिकाल में कौन सा छंद जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में था, तो आपका आंसर होगा आल्हा छंद बहुत प्रचलन में था। ये है वीर रस का, बहुत वीर रस का बड़ा ही लोकप्रिय छंद था। वीर रस का, यह वीर रस का बड़ा ही लोकप्रिय छंद था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस काल में 2 भाषाएं थी, 2 प्रमुख भाषाएं थी। कौन सी, डिंगल व पिंगल। और आल्हा छंद क्या था, बहुत प्रचलन में था। ये वीर रस का बड़ा ही लोकप्रिय छंद था। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। आदिकाल मैंने आपको जितना बताया, देखिए हर एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नोट डाउन किया है और आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिससे कि साहित्य से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में छूटना नहीं चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। आज मैं आपको आदिकाल के बारे में ही बताऊंगी, बाकी उससे अगले वीडियो में भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, 1 बाय 1 एक एक वीडियो में मैं एक एक काल को डिस्कस करूंगी। तो देखिए आज मैं आपको बताऊंगी आदिकालीन साहित्य 3 भागों में विभक्त था। जो ये आदिकाल है, ये जो साहित्य है वो 3 भागों में विभक्त था। कौन कौन से भागों में विभक्त था, एक तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य में। किसमें, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। देखो सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। जो सिद्ध साहित्य
है उसमें सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84 मानी जाती है। इन सिद्धों द्वारा जन भाषा में लिखा गया साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाता है। देखिए, सिद्ध साहित्य क्या है कि उसमें सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्ध साहित्य किसको कहते हैं? कि सिद्धों के द्वारा जन भाषा में, मतलब जन भाषा मीन्स सिद्धों के द्वारा जन भाषा में लिखा गया साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाता है। सरहपा प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। सरहपा कौन है? सरहपा जो है वो प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। सरहपा प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। देखिए, 10वीं सदी के अंत में शैव धर्म एक परिवर्तित रूप में आरंभ हुआ। जो 10वीं शताब्दी की मैं बात करूं, जो 10th सेंचुरी है, मतलब 10वीं सदी के अंत में जो शैव धर्म है एक परिवर्तित रूप में आरंभ हुआ, जिसे नाथ पंथ या हठ योग कहा गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, 10वीं सदी के अंत में शैव धर्म जो था वो एक परिवर्तित रूप में आरंभ हुआ। एक उसका शैव धर्म का एक परिवर्तित रूप आरंभ हुआ था, जिसे नाथ पंथ या हठ योग कहा गया है। क्या कहा गया है? जिसे नाथ पंथ या हठ योग कहा गया है। चलिए मैं आपको और आगे की चीज़ें बताती हूँ। मैं आज बस आपको सिर्फ आदिकाल के बारे में बताऊंगी, बाकी नेक्स्ट काल भक्ति काल मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। एक वीडियो में एक काल के बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। देखिए, चलिए अब चलते हैं। गोरखनाथ को, जो गोरखनाथ हैं, गोरखनाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। क्या? गोरखनाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। इस तरीके से मैं आपके साथ और चीज़ें डिस्कस करूंगी। देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई, जो चंद बरदाई है हिंदी के प्रथम महाकाव्य कवि माने जाते हैं। क्या? चंद, देखे, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर पूछा जाए कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं किसके अनुसार, तो आपका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। देखिए, और इनका पृथ्वीराज रासो, कौन सा? जो चंद बरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई ने कौन सा लिखा है? चंद बरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बिल्कुल इसे मार्क करिएगा। पृथ्वीराज रासो पूछा जाता है कि बताइए हिंदी का प्रथम महाकाव्य है कौन सा? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। इसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। देखिए, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। किसके अनुसार चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं? तो आपका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो ये हैं चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। और इनका जो है पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का क्या है? प्रथम महाकाव्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क करिए। पूछा जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, और प्रथम तो आपको पहले ही पता होना चाहिए। प्रथम तो मैंने पहले ही एक वीडियो बनाकर डाल दिया जिसमें प्रथम कवि, प्रथम उपन्यास, प्रथम मौलिक कहानी सारे मैंने बनाकर डाल दिए हैं। आप उसको एक बार देख लेना, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, पढ़ लेना उसको, वो भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ आगे की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए परमाल रासो किसने लिखी, तो आपका आंसर होगा परमाल रासो लिखी गई है जगनिक के द्वारा। किसने लिखी है? वो जगनिक ने लिखी है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए खुमाड़ रासो, तो देखिए खुमाड़ रासो लिखी है दलपति विजय। इसमें क्या है? जो खुमाड़ रासो लिखी गई है वो किसने लिखी है? दलपति विजय ने लिखी है। इसमें 5000 छंद हैं। क्या है? इसमें 5000 छंद हैं। राजस्थानी हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो खुमाड़ रासो है, खुमाड़ रासो किसने लिखे? दलपति विजय ने लिखी है। इसमें 5000 छंद हैं और राजस्थानी हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। किसका? राजस्थानी हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। अब मैं आपको इसी तरीके से बताती हूँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बताइए राजस्थानी हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है किसमें हुआ है, तो आपका आंसर होगा खुमाड़ रासो में। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें छंद कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 5000 छंद। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि परमाल रासो अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? परमाल रासो लिखे जगनिक ने। इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ आगे। देखिए, संदेश रासक। देखिए, आदिकाल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको सही सब कुछ बताया, और ऐसा बताया है कि आदिकाल से एक भी क्वेश्चन से आपका छूटना नहीं है। इतना डिटेल्ड मैंने आपको आदिकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनाए हैं, नोट डाउन करके आपको समझाने की कोशिश की है। आप बस इतना पढ़िएगा। आदिकाल से मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आदिकाल से आने वाला कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ संदेश रासक किसने लिखा है, तो आपका आंसर होगा अब्दुल रहमान ने लिखा है। संदेश रासक किसने लिखा
लिखा है? अब्दुर रहमान ने लिखा है संदेश रासक। देखिए जितने भी पॉइंट थे आदिकाल से रिलेटेड वो मैंने सब आपके साथ डिस्कस किए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आदिकाल में दो भाषाओं का प्रयोग हुआ था। कौन सा? डिंगल और पिंगल, दो भाषाओं का प्रयोग हुआ था। और आदिकाल का नामकरण कैसे कैसे, मतलब किसने उसको मिश्र बंधु काल कहा, किसने उसको क्या क्या कहा है, ठीक है। तो मैंने आपको सब बताया। प्रारंभिक काल किसने कहा, जैसे कि मैंने आपको बताया आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा, ठीक है। और चरण काल गिरियर्सन ने कहा। इसी तरीके से मैंने आपको सारे काल बताए कि कौन से काल को, मतलब आदिकाल को किस तरीके से उसका नामकरण हुआ है और किसने क्या कहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक काल आदिकाल को किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा। और चरण काल आदिकाल को किसने कहा? तो गिरियर्सन ने कहा। ये आपके माइंड में होना चाहिए। और दो भाषाएं प्रयोग की गई हैं आदिकाल में, डिंगल और पिंगल। और इसका आरंभ कब, कौन सा टाइम पीरियड को उसको माना जाता है, मैंने आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस की है। आप मेरी इस वीडियो को अच्छे से देखना, 102 बार सुन लेना और हर एक पॉइंट को नोट बना लेना, नोट्स बना लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आदिकाल से आने वाला कोई भी क्वेश्चंस अब आपसे नहीं छूटेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इस आदिकाल में वो यही है कि जो हिंदी के महाकवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई, उनका जो उन्होंने क्या लिखा है, तो उन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है। और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आपको ये बात अपने माइंड में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप सुपर टैट, यूपी टैट कोई भी देने चाहते हैं तो यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर देखा जाएगा एग्जाम में। 101% इसको नोट डाउन करिएगा और अपने माइंड में रखिएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है, ठीक है। और किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। आई होप कि जितना मैंने आपको बताया आदिकाल से रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं इससे आगे जो वीडियो बनाऊंगी वो बनाऊंगी भक्ति काल पर, ठीक है। जैसे भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करते रहूंगी आपको बताते रहूंगी। अब मैं इससे अगली वीडियो में ये पढ़ाऊंगी, इससे अगली वीडियो में ये बताऊंगी, ठीक है। चलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। और जो भी बच्चा टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपनी राय आपको कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता चले कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कि वो कितने, जो भी आपकी राय हो आप उस तरीके से मुझे लिखकर बताएं, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं अब आपको किस तरीके से और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। जैसी भी आपकी राय होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आगे हम कॉन्टिन्यूसली करेंगे भक्ति काल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।